शूद्र इस देश का उत्पादक था, इसलिए मुस्लिम आक्रमणों के पहले 8वीं सदी से पहले इस देश में संपूर्ण उत्पादन तंत्र, इस देश चाहे वो चर्मकार हो, कंसेरा हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के खनक हो, ये सारे लोग संपन्न थे। आज जैसे जूते में हम कई बार बाटा की तरफ जाते हैं, लेकिन बाटा से ज़्यादा अच्छा जूता लिबर्टी, और लिबर्टी भारतीय ब्रांड। तो एक तो हमें यह दृष्टि बदलनी होगी कि भारतीय चीज़ है तो वो गुणवत्ता में कम है। उदाहरण के लिए आपने कारों का भी उदाहरण दिया, तो जापानी सुजुकी की कारों से टाटा की कारें ज़्यादा मजबूत हैं, ये टेस्ट में प्रूव हुआ है। मूल बात यह है कि हम अनावश्यक विदेशी ब्रांडों की तरफ जाते हैं, और वह चाहती तो अपनी माताजी को अच्छे से खिला पिला सके। उन्होंने अपनी माताजी यामिनी जी को कहा कि माँ, तुम भी अब अपना कोई काम क्यों नहीं करती हो, पिताजी नहीं रहे, तुम अब अकेली हो तो तुम्हारा मन लग जाएगा। तो वह भी इतनी स्वाभिमानी महिला थी। हमारे यहाँ तो 60 साल में आदमी नौकरी से रिटायर हो जाता है, घर बैठ जाता है। उसने 64 वर्ष की उम्र में अपने पति के मकान को गिरवी रखा और उधार लिया, अपनी बेटी से 1 रुपया भी नहीं लिया, और अपने पति को कुछ शेयर्स थे वो बेचे, और उसने अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना की। स्वावलंबन और अतीत और भविष्य की दृष्टि क्या रहे। हमारे यहाँ आर्थिक स्वावलंबन का अगर हम देखें तो अनादिकाल से चिंतन रहा है। सामान्यतया जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो कौटिल्य अर्थशास्त्र से प्रारंभ करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में अनेक उनके पूर्ववर्ती अर्थशास्त्रियों का वर्णन आता है, और उसमें एक उपाध्याय सुधन्वा का वर्णन भी आता है। और उपाध्याय सुधन्वा महाराज दशरथ के अर्थशास्त्री थे, भगवान राम के भी अर्थशास्त्री थे। 2 पीढ़ियों तक उन्होंने अर्थशास्त्र में उपाध्याय का दायित्व निर्वहन किया, और उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में, मैं उसकी गहराई में नहीं जा पाऊंगा समय सीमा के कारण, लेकिन ये कहा कि राजा का यह कर्तव्य है कि राज्य के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति, यानी कि जो कार्यशील आयु में है, उसको उचित कार्य मिले, उसे उचित आय प्राप्त हो, और उस आय का विवर्धन हो, और उस आय की सुरक्षा यानी योगक्षेम हो। उसे जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है वह प्राप्त हो, और जो प्राप्त हुआ है उसकी सुरक्षा हो। तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के स्वावलंबन की बात कही है। और अब दूसरा, हम अगर वैदिक साहित्य पर चर्चा करें तो ऋग्वेद में पूंजी की जो परिभाषा दी है उससे स्वावलंबन झलकता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में हम कहते हैं पूंजी उत्पादन का उत्पादित साधन है। उसमें कहा है पूंजी परिवार की उत्पादकीय संपत्ति है, अर्थात प्रत्येक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं की, मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करे वह, अर्थात वह अपनी आय का उपार्जन करे, यानी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, प्रत्येक परिवार का उत्पादन में सहभागिता। और अगर उपाध्याय सुधन्वा के उस कथन से कि प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को कोई न कोई कार्य मिले, तो हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के स्वावलंबन की कल्पना की गई है। अब अगर हम समृद्धि की बात करें प्राचीन भारत में, तो वेदों में हम देखते हैं तो प्रत्येक चीज की प्रचुरता की बात की है। मान लो उसमें कहा है गोधूमाष्टमे, माखाष्टमे, तिलाष्टमे, यानी मेरे गेहूं के भंडार, तिल के भंडार, मेरे मूंग के भंडार उनमें हो। इसी प्रकार से अष्टमाचमे, मृत्तिकाचमे, हिरण्यंचमे, रजतंचमे, तो मेरे सोने के भंडार में वृद्धि हो, मेरे चांदी के भंडार में शीशंचमे, लोहंचमे। अर्थात हमारे यहाँ प्रचुरता का अर्थशास्त्र रहा है। और इसीलिए अगर हम देखें तो 20 वर्ष 25 वर्ष पहले पूरे विश्व के जो औद्योगिक देश हैं, जिनको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज कहा जाता है, उन OECD देशों ने एंगस मैडिसन, जो ब्रिटेन के इतिहास लेखक थे, आर्थिक इतिहास के लेखक थे, उनसे कहा, एंगस मैडिसन, क्या तुम पूरे विश्व का 2000 वर्षों का आर्थिक इतिहास लिख सकते हो? उसने कहा, मैं लिख सकता हूँ। तो उसने करीब 130 दुनिया भर के विद्वानों को चुनकर अपने साथ लिया। कोई आर्कियोलॉजिस्ट थे, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, कोई इकोनॉमिस्ट थे, ऐसे 130 विश्व स्तर के वैज्ञानिक, और उनको एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट दिया, और उसके माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण करके
और विश्व का आर्थिक इतिहास लिखा, वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ए मिलेनियम पर्सपेक्टिव। और ये यूरोप में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, जहां ओईसीडी देशों का हेडक्वार्टर है, वहां से प्रकाशित हुई और नेट पर अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सन 1500 तक, चूंकि उनको 2000 साल का कहा था, 0 एडी से 1500 एडी तक पूरे विश्व के कुल उत्पादन और अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में भारत का योगदान 34%, 34%, यानी 1/3 से कुछ अधिक था। बाकी शेष में पूरा विश्व था। उस समय चीन, अमेरिका, रूस, कोई यूरोप हमारे आसपास भी नहीं थे। अर्थात भारत अनादिकाल से आर्थिक दृष्टि से एक बहुत, हम कह सकते हैं, सक्षम देश रहा है। और हमारे अर्थशास्त्र का आधार जो रहा है वह यही रहा है, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, प्रत्येक व्यक्ति के पास काम होना। प्रत्येक व्यक्ति के पास काम होने का, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी है, मुझे लगता है विश्व में किसी भी अर्थशास्त्री ने उतनी सटीक परिभाषा नहीं दी है। उन्होंने लिखा है, मनुष्याणाम वृत्तिर अर्थः मनुष्यवती भूमि रित्यर्थः तस्य पृथिव्या लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। मनुष्यों को वृत्ति अर्थात रोजगार प्रदान करना अर्थशास्त्र है। ऐसे संपूर्ण भूमंडल जो मनुष्यों से आवासित है, उन सभी व्यक्तियों को उचित रोजगार प्राप्त हो और उनका लाभपूर्वक लालन पालन हो और उन्हें योगक्षेम की प्राप्ति हो, यानी कि जो उनको अब तक प्राप्त नहीं हुआ है वह उन्हें प्राप्त हो और जो है उसकी सुरक्षा हो। अर्थात हमारी रोजगार प्रधान अर्थव्यवस्था की परिभाषा रही है। और आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो विश्व की कुल कार्यशील जनसंख्या में लगभग 1/4 भारत के पास है। हमारी जो 15 से 64 वर्ष की आयु, जिसको कार्यशील आयु कहते हैं, उस कार्यशील आयु में आज 90 करोड़ लोग हैं और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक ये 100 करोड़ हो जाएंगे और यह पूरे विश्व के कार्यशील आयु की जनसंख्या का 24.2% होगा। और अभी अनेक एस्टिमेट्स आए CII के और ये कि अगर देश के प्रत्येक कार्यशील आयु के व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो जाए, काम मिल जाए, तो भारत $40 ट्रिलियन 400 खरब की अर्थव्यवस्था, 400 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का आकार $100 ट्रिलियन है, यानी $100 ट्रिलियन में $40 ट्रिलियन, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अब जहां स्वावलंबन की हमने बात की है, तो आज के संदर्भ में स्वावलंबन में हमें 3 प्रकार, स्वावलंबन का मतलब ये पूरे विश्व से आइसोलेट होना नहीं है। आज हमारा 190 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और लगभग हम 6 से 8 हजार प्रकार की वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। तो विश्व से आइसोलेशन नहीं है। हमारा यह है कि आज की तारीख में अगर हम देखें, एक बहुत बड़ी चुनौती हमें यह लगती है कि हमारे विदेश व्यापार में घाटा है। विदेश व्यापार में घाटा कितना है? तो लगभग $200 अरब का। हम जितनी वस्तुओं का आयात करते हैं वह अधिक है, निर्यात कम करते हैं। यानी कि स्वावलंबन हम कहें तो जितना हमको आयात करना है उतना पैसा अगर हम अपने निर्यात से कमा लें तो विदेश व्यापार में घाटा नहीं होगा। और विदेश व्यापार में घाटा नहीं होगा तो आज हम देखते हैं कि आज़ादी के समय $3.5 बराबर $1 था, आज 82-85 रुपये बराबर $1। तो रुपए की कीमत इसलिए गिरती गई कि हमारे विदेश व्यापार में घाटा रहता है। तो सबसे पहली चीज यह है कि अगर हम विदेशी वस्तुओं का उपभोग बंद कर दें, विदेशी ब्रांडों का उपभोग बंद कर दें, हम अगर मेड बाय भारत वस्तुओं को खरीदें तो हम आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हो सकते हैं। हमारे विदेश व्यापार में यह जो घाटा है वह समाप्त होके, और वही जो 1500 AD के पहले हमारी भारत की अर्थव्यवस्था थी, दुनिया भर को हम विभिन्न वस्तुओं का निर्यात करते थे, दुनिया भर से सोना चांदी भारत में आता था। तो मुझे लगता है कि आज स्वावलंबन के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम आयातों पर अपनी निर्भरता कम करें। और इसीलिए एक थोड़ा सा आज के समय में हम संदर्भ लें, दुनिया के 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग का लगभग जो है 60% 4 देशों के हाथ में केंद्रित है। सबसे ज़्यादा 28.4% चीन का,
दूसरे स्थान पर अमेरिका 17.5%, तीसरे स्थान पर हम देखें तो जापान अभी 8% है, बीच में लंबे समय तक 10% रहा था, और उसके बाद जर्मनी 6%। अब जापान क्या वर्ल्ड पॉपुलेशन में हिस्सा है 1.6%, लेकिन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में उसका हिस्सा 10%। क्यों? क्योंकि जापान में केवल 4% विदेशी कारें बिकती है, बाकी सारी मेड बाय जापान बिकती हैं। अपने देश में हम देखें 13% कारें मेड बाय भारत है, टाटा महिंद्रा की, बाकी 87% कारें हमारे देश में हम विदेशी खरीदते हैं। 50% से ज्यादा स्कूटर हम विदेशी खरीदते हैं, होंडा एक्टिवा या ये। तो स्वावलंबन के लिए सबसे पहली आवश्यकता आज के समय में है कि यदि हम मेड बाय भारत वस्तुओं का ही उपभोग करें तो भारत आर्थिक दृष्टि से हम देखते हैं कि फिर नेट एक्सपोर्टर हो जाएगा, फिर रुपए की कीमत वही पुराने स्तर पे आ जाएगी। अगर हम 1947 की स्थिति लें तो $100 का अगर क्रूड इंपोर्ट हम करते तो 350 रुपए ही देने पड़ते। आज हम 82-85 रुपए के बराबर रुपये आ गया, तो $100 के क्रूड का हमको 8500 रुपया 8200 रुपया देना पड़ता है। तो स्वावलंबन के लिए सबसे पहली आवश्यकता ये हो जाती है। दूसरी स्वावलंबन की आवश्यकता, आज हम कहते हैं शिक्षा के बारे में माननीय बालमुकुंद जी ने भी चर्चा की। हमने 1968 की शिक्षा नीति में भी कहा था कि हम अपने जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करें, लेकिन वास्तव में हो ये कि हमारे जीडीपी में कुल हमारी जो टैक्स रेवेन्यू है वह बहुत कम है, 19% है। उसमें से आधी लगभग 9% तो वेतन चुकाने में चली जाती है। अब बचा 10%, उसमें हमको 6% शिक्षा पे खर्च करें, 7% चिकित्सा पे खर्च करें, 4% डिफेंस पे खर्च करें, 2% R&D पे खर्च करें, ऐसा हम 28-30% लाएं कहाँ से? वह तभी आएगा जब देश में उत्पादन बढ़ेगा, मेड बाय भारत वस्तुओं का उत्पादन होगा, और मेड बाय भारत वस्तुओं का उत्पादन होगा तो सरकार को जीएसटी की रेवेन्यू मिलेगी, और रेवेन्यू मिलेगी तो हमारा आज जैसे G20 में ज़्यादातर देशों का टैक्स जीडीपी रेशो जो है वह 25%, 30%, 40%, 45% तक है। तो हमारा भी यही है कि हम खरीदते हैं मोबाइल फ़ोन, चाइना का लिनोवो खरीद लिया, तो उसमें वो 10% वैल्यू एडिशन यहाँ से करता है, 90% के हिस्से पर जब बाहर से लाता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि चाहे वो कार हो, चाहे वो बल्ब हो, अगर हमने फिलिप्स का बल्ब लाएंगे तो उसका प्रॉफिट हॉलैंड जाएगा, अगर हमने बजाज, सूर्या कोई भी, तो मूल रूप से यह है कि आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा आज के समय में हमारा स्वावलंबन का आधार बन सकती है। और दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस भी आज आवश्यक है, कि उदाहरण के लिए आज हम 51 करोड़ लिथियम की बैटरियां इंपोर्ट करते हैं, आज हम 90% सोलर पैनल इंपोर्ट करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि हमें अगली पीढ़ी की आने वाले 10 साल में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी चाहिए, तो मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे पहली चीज आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा, इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म या स्वदेशी का भाव। दूसरा, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से अगर हम देखें तो टेक्नो नेशनलिज्म, यानी कि भारत को आज जिस जिस प्रकार की वस्तुओं में आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, अगर अपने देश की आईआईटी, एनआईटी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय वे सारे अनुसंधान करें जिनमें हम विदेशों से आयात पर निर्भर हैं, तो हम मतलब जो है टेक्नोलॉजी की दृष्टि से स्वावलंबी हो सकते हैं, और भविष्य में जो जिस प्रकार की प्रौद्योगिकी आनी है उसका भी हम विकास करें तो हम स्वावलंबी हो सकते हैं। तो स्वावलंबन का मतलब यह है, हम अगर संक्षेप में कहें तो हमारी जितनी आयात की आवश्यकता है उतना हम निर्यात से उतनी विदेशी मुद्रा कमा लें, हमारा जो कर राजस्व है, टैक्स रेवेन्यू है, वह इतनी हो जाए कि हम अपना शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा उन सब पर पर्याप्त राशि खर्च कर सकें। और तीसरा, आने वाले समय में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी हमें चाहिए, हम उस प्रकार की प्रौद्योगिकी का अपने देश में ही विकास करें। तो ये 3 आयाम मुझे लगता है कि स्वावलंबन के हैं, और भारत अनादिकाल से स्वावलंबी रहा है। और इस दृष्टि से मैं एक संदर्भ यह भी देना चाहता हूं कि भारत में ऋग्वेद में भी आता है शतरित्र, यानी कि 100 अरित्र, 100 चप्पुओं वाले जलयान से हम निर्यात करते थे पूरे दुनिया में।
उसमें ऐसे कल यंत्रों का भी आता है कि जिसके की तो अर्थात भारत में प्रौद्योगिकी, और हम राजा भोज के संबंध में चर्चा कर रहे थे, एक इस संबंध में भी आवश्यक है, हमारे यहाँ सार्वभौम राष्ट्र की कल्पना है। हम देखते हैं ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम वैराज्यम, अंत में आता है पृथिव्या समुद्र पर्यंताया एक राष्ट्र थी, पृथ्वी से समुद्र पर्यंत यह एक राष्ट्र है। इसमें विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं। उसमें ओम स्वस्ति साम्राज्यम, साम्राज्य वो होता है जहां राजा एक छत्र शासक होता है, कोई सभा समिति, कोई उसकी संसद नहीं होती है। साम्राज्यम भोज्यम, भोज्यम का अर्थ है वह राज्य भोज्य कहलाता है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, और वहां का राजा पीढ़ी दर पीढ़ी भोज कहलाता है। जहां पर वेलफेयर स्टेट होती थी, जहां पर जनता के योगक्षेम के लिए नहर बनाना, तालाब बनाना, बांध बनाना, जनता को विभिन्न प्रकार की सिंचाई की सुविधाएं देना, उद्योगों को संरक्षण देना, कलाकारों को, वेद्यों को, खगोलविदों को, सभी प्रकार के विद्वज्जनों को उच्च वहां पर विश्वविद्यालय और गुरुकुल हों, तो उसको भोज्य कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में इसका बहुत अच्छा वर्णन आता है। तो हम देखते हैं यह धारा नगरी में राजा भोज रहे, भोजपुर बिहार में भी है, भोजपुर नेपाल में भी है, भोजपुर श्रीलंका में भी है। तो एक प्रकार से जो इंडोनेशिया से लेकर ईरान तक कई भोजपुर रहे हैं, और वहां सैकड़ों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी वे शासक भोज कहलाते रहे हैं, वो राज्य भोज्य कहलाता रहा है, और भोज्य राज्य प्रचुरता कर रहा है। तब संदर्भ आया है दूसरे राज्यों का भी, मैं हल्का सा संदर्भ, जैसे ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम वैराज्यम, वैराज्यम यानी वहां का राजा विराट कहलाता है, जहां प्रबल सामंतों की सभा होती है, और उसके दूसरे उसमें विशेषताओं में नहीं जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं अलवर के पास भी विराटनगर था, नेपाल में भी विराटनगर, अनेक स्थानों पर ऐसे विराटनगर भी। इसी प्रकार से किसी प्रबल शत्रु पर कोई विजय प्राप्त करता है, वो महाराज्य कहलाता है, महाराज कहलाता है उसका शासक। ऐसे हमारे यहाँ 30-35 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के वर्णन आते हैं, और उसमें भोज्य जो है वो एक प्रकार से सर्वाधिक संपन्न, और राजा भोज के काल में अनेक यंत्रों के वर्णन भी आते हैं। अल बेरूनी ने भी लिखा है, वह भी उसी काल में भारत में आया था जिस समय में राजा भोज थे, तो उन्होंने भी राजा भोज के राज्य में अनेक प्रकार के यंत्रों का भी संदर्भ दिया है। और इसलिए मेरा यह जो यहाँ सबसे निवेदन यह है कि हमारी यह प्राचीन समृद्धि जो रही है, हम आज के समय में भी ये 3 आधार पर, यानी कि हम आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा, दूसरा हम इसके साथ ही तकनीकी राष्ट्रनिष्ठा या टेक्नो नेशनलिज्म, तकनीकी राष्ट्रवाद के माध्यम से, और प्रत्येक हाथ को काम, यानी प्रत्येक व्यक्ति नौकरी के लिए इधर उधर भागने की बजाय अपना स्वयं का अगर वह काम करेगा, तो निश्चित रूप से हम भारत को एक $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना सकेंगे। आपने चूंकि एक बात कही कि भारत की जो कल्पना रही है अर्थतंत्र की स्वावलंबन की, उसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी हो, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में काम हो, तो चूंकि हम जानते हैं कि भारत में चाहे राजतंत्र रहा हो या भक्ति रही हो या अध्यात्म रहा हो, भारत के अपने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है, हमारी मातृशक्ति की बड़ी भूमिका रही है। तो ये जो पूरा भारत का आर्थिक विमर्श है, इस विमर्श में अतीत के भारत को स्वावलंबी बनाने में उस समय की मातृशक्ति की किस तरीके की भूमिका रही, और चूंकि आज हमारे सामने यहाँ पे वर्तमान मातृशक्ति भी बैठी हुई है, तो इस वर्तमान मातृशक्ति की क्या भूमिका अपने इस भारत को अब आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में हो सकती है, इस विषय पे थोड़ा सा प्रकाश भाई साहब डालिए। मुझे लगता है मातृशक्ति के बारे में आज भी हमारे यहाँ प्राचीन जो साहित्य के बारे में विमर्श का बहुत अभाव है। प्राचीन काल में स्त्री शक्ति आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, सामरिक क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण और महिमामयी उनकी भूमिका रही है। शायद कुछ लोगों ने विश्पला का नाम सुना है। हाँ, विश्पला का वर्णन वेद में आता है, और वह अपने पति के साथ युद्ध में जाती है और युद्ध में भाग लेती है, और युद्ध में उसका पैर कट जाता है,
तो उसके आज हम जैसे घुटना रिप्लेसमेंट करते हैं, उसके पूरा पांव स्टील का लगाया, अयस्क का, लोहे का पांव, धातु का पांव प्रत्यारोपित किया, और उसके बाद वो पुनः युद्ध में जाती है। और ऐसी उसके साथ अनेक युद्ध में भाग लेने वाली नारियों के वर्णन हमारे यहाँ वेद में बहुत सूत्र रूप में बात आती है, लेकिन उसका वर्णन आता है। तो यानी कि हमारे यहाँ मातृशक्ति की महत्ता हर दृष्टि से, थोड़ा हम चूंकि सामाजिक विमर्श भी करें, कई लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में नारी की, मैं एक और संदर्भ देना चाहता हूँ। यह वर्ष जो रामनवमी से शुरू होगा, रामचरितमानस की रचना का यह सार्ध चतुःशती वर्ष होगा, 450वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। उसी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, जब भगवान राम को वनवास मिल जाता है और वे कौशल्या जी से विदा लेने के लिए जाते हैं और वो उनको अल्पाहार कराना चाहती हैं, कभी तुम्हारा राज्याभिषेक हो, तुम्हें युवराज का पद मिलने वाला है, तो वो कहते हैं कि पिता ने मुझे कानन का राज दिया है, पिता दीन मोहि कानन राजू। तो कौशल्या जी कहती है, जो पितु कहु बन जाना, जनी जाहु जानी बड़ी माता। जो पिता ने बन जाने के लिए कहा तो माता बड़ी होती है, जाने की जरूरत नहीं है। जो पितु मातु कहु बन जाना, और अगर माता और पिता दोनों ने, यानी कि पिता दशरथ ने और माता कैकेयी ने, दोनों ने कहा है कि वन जाना, तो जो पितु मातु कहु बन जाना, तो वन सत अवध समाना, तो वन में अवश्य जाओ माता को बड़ी जानकर। तो कहने का मतलब है कि सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी मातृशक्ति का हमारे यहाँ एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखें आर्थिक परिदृश्य में, तो हमारे यहाँ महिलाएं सभी क्षेत्रों में रही हैं, महिलाओं के गुरुकुल रहे हैं, महिलाएं आचार्य रही हैं, उनमें ऋषिकाएं रही हैं, उसमें अनेक विषयों की जो करने वाली वो बहुवची कहलाती थी, यानी कि एक इस प्रकार से महिलाओं के गुरुकुल भी हमारे यहाँ रहे हैं। और महिलाओं के द्वारा घर के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन, वेदों में भी वस्त्रों की जो बुनाई का आता है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ी भूमिका आती है, धातु कर्म में महिलाओं की भूमिका आती है। अर्थात परिवार की उत्पादकीय संपत्ति का वर्णन कहा है, किसी मुखिया या पुरुष की नहीं, पूरा परिवार मिलकर विभिन्न प्रकार के उत्पादन के कार्यों में लगता था। और चूंकि आज जो यहाँ भी बहनें बैठी हैं, मैं एक थोड़ा सा आधुनिक उस पर आके फिर वापस प्राचीन पे आऊँगा। भारत की सबसे धनाढ्य महिला है किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह जब बच्ची थी, उसने एमएससी पीएचडी किया और बैंक में लोन लेने के लिए गई। उसके पास 10,000 रुपया था और एक किराए का गैराज था। तो बैंकों ने कहा, गुड़िया तुम्हारे पास कुछ तो है नहीं, गैराज किराए का है और केवल 10,000 रुपये तुमको हम कोई लोन नहीं दे सकते। तो उसने मन नहीं तोड़ा अपना, उसने बायोकॉन अपनी फर्म बनाई और उसमें बायो फार्मास्यूटिकल्स पे अनुसंधान उसने जारी रखा बिना बैंक के लोन के 10,000 रुपए से। आज वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, दुनिया की 5 सबसे बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में एक है। दुनिया के 109 देशों में उसके जीवन रक्षक टीके, कैंसर, डायबिटीज की आधुनिकतम दवाइयाँ और बहुत ही सस्ती सुलभ कीमत में वो निर्यात करती है। मैं किरण जी का उदाहरण एक विशेष कारण से देता हूँ। जो भारत की सबसे धनाढ्य महिला है, जब वो अपना शेयर्स बाजार में लाई, आईपीओ लाई, तो 30 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। उस महिला के जब पिताजी का देहावसान हुआ, उस समय उनकी माताजी यामिनी मजूमदार, नेट पे सर्च कर सकते हैं, यामिनी मजूमदार की आयु 64 वर्ष पूरे हो चुके थे और वह चाहती तो अपनी माताजी को अच्छे से खिला पिला सकती थी। उन्होंने अपनी माताजी यामिनी जी को कहा कि माँ, तुम भी अब अपना कोई काम क्यों नहीं करती हो, पिताजी नहीं रहे, तुम अब अकेली हो तो तुम्हारा मन लग जाएगा। तो वह भी इतनी स्वाभिमानी महिला थी। हमारे यहाँ तो 60 साल में आदमी नौकरी से रिटायर हो जाता है, घर बैठ जाता है। उसने 64 वर्ष की उम्र में अपने पति के मकान को गिरवी रखा और उधार लिया, अपनी बेटी से 1 रुपया भी नहीं लिया और अपने पति के कुछ शेयर्स थे वो बेचे और उसने अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना की। आज 90 वर्ष की आयु में वो बिना स्टिक के चलती हैं और अपने उस कंपनी का संचालन कर रही हैं। और कोरोना में भी उनके जो 125 एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉइज हैं, उनका 1 रुपया भी वेतन नहीं काटा
और 3 साल पहले मैंने उनका दूरदर्शन पे एक साक्षात्कार देखा। पत्रकार ने पूछा, बहन जी अब तो आपकी आयु बहुत हो गई, 85 वर्ष से ऊपर हो गई। कह रहे नहीं, मेरी आयु तो 87 वर्ष है, लेकिन अभी मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ, और इसलिए क्यों नहीं, इतने लोगों का घर चल रहा है मेरे कारण। तो मेरा यह मानना है कि हमारे यहाँ मातृशक्ति एक विशेष भूमिका, और इस संबंध में मेरा एक अनुभव है। जब मैं पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टर था, तो हमने एक कार्यक्रम चलाया, फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट फॉर वीमेन। 21 दिन का यह कार्यक्रम चलाते थे। मल मास में जब शादी विवाह नहीं होते हैं, बहनें आ सकती हैं, उस समय चलाते थे। दोपहर में 1 से 5 बजे, जिस समय उनका घर का काम से मुक्त रहती हैं, सुबह का भोजन से निपट जाती हैं, शाम की व्यवस्था बाद में 6 बजे बाद करती हैं भोजन की। तो करीब 4 साल तक हमने चलाया। उसके बाद मैं दूसरी जगह चला गया। तो उसमें करीब 60-70 महिलाएं हम एनरोल करते थे एक बैच में। एक सप्ताह, पहले सप्ताह में उनको कोई भी नया व्यवसाय प्रतिष्ठान की स्थापना कैसे की जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, संचालन कैसे किया जाए, बैंक से क्या क्या सुविधाएं मिलती है, वो सारा उनको पढ़ाते थे। और बाकी के 2 सप्ताह में हम उनको करीब 21 तरह के अलग अलग प्रकार के उद्यमिता के कौशल थे, जैसे कि कुकरी, बेकरी, स्क्वैशेस, नेचुरल आइसक्रीम मेकिंग, फैशन डिज़ाइन, ज्वेलरी डिज़ाइन, ऐसे अनेक प्रकार के 20-21 प्रकार के कौशल में उनको करते थे। तो उसके बाद कई महीने ऐसी थी, किसी ने अपने घर से टिफिन सेंटर शुरू कर दिया, किसी ने होममेड केक बना के पास की बस्ती में उस सेक्टर 4 में अपना होम डिलीवरी देना शुरू किया। आज वो 1.5 लाख रुपए महीने का किराया देकर एक बेकरी के प्रोडक्ट का शोरूम चला रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी आधी जो शक्ति है वो बहनों की है, और अगर वो बहनें अर्थव्यवस्था में अपना किसी भी प्रकार का काम प्रारंभ करें। मैं अभी का हाल का उदाहरण, अपना एक स्वावलंबी भारत अभियान 15 संगठनों से मिलकर चल रहा है। पाली में उन्होंने प्रयोग किया, जो बहनें घर में रहती है, इतना लंबा घूंघट निकालती हैं, आज भी उनको सिलाई का प्रशिक्षण दिया, सलवार कुर्ती बनाना, पेटीकोट बनाना, बच्चों के कपड़े बनाना, ऐसे विभिन्न प्रकार के। और वहाँ लघु उद्योग भारती के कार्यकर्ता उसमें सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, और अब वो उनको घर पे कपड़ा देते हैं और सिले सिलाए कपड़े वापस लाते हैं। 400 बहनें रोज का 1000 से 1200 रुपया उस सिलाई के काम से कमा रही है, और वो कपड़े वहाँ पूरे देश भर में और निर्यात भी हो रहे हैं। इसी प्रकार से वहाँ पाली में अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास से बहनों को लाख की चूड़ी बनाने के लिए एक ऐसी मशीन दी जाती है जिसमें कि नगीने फिट करने में जो समय बहुत लगता है, तो वो आजकल जल्दी हो जाता है। 50,000 बहनें वहाँ लाख की चूड़ियां बनाने का काम करती हैं। ऐसे इन दिनों देश में अनेक प्रयोग चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ भी हम सब लोग जो बैठे हैं, कहीं न कहीं महिला स्वावलंबन के काम में अगर हम लगते हैं, तो निश्चित रूप से बहनों का यह एक बहुत अच्छा योगक्षेम के लिए स्थापना हो सकती है। और एक जो मुझे आज के समय में लगता है कि बहनें सभी क्षेत्रों में मुझे लगता है कि परिवार के काम में भी हाथ बटा सकती है, स्वयं उद्यमी बनकर परिवार की आय में भी योगदान दे सकती हैं, और किरण जी या यामिनी जी की तरह एक बहुत बड़े उत्कृष्ट स्तर के प्रतिष्ठान बनाकर भी मुझे लगता है कि वे आगे आ सकती हैं। तो हमारे स्वावलंबन में जब हम बात करते हैं कि भारत के पास 90 करोड़ लोग, कार्यशील आयु की जनसंख्या, तो उसमें 90 करोड़ में पुरुष और स्त्रियां दोनों हैं, और मुझे लगता है कि दोनों ही वर्गों के पास अगर इस प्रकार से हम उनको स्वावलंबी बना सकें, तो निश्चित रूप से भारत विश्व की क्रमांक 1 की आर्थिक शक्ति बन सकता है। आपने जैसा वर्णन किया, तो चूंकि हमें पता है कि कॉटेज इंडस्ट्री जिसे हम कहते थे पहले, तो उसकी पूर्ण रूप से जो धुरी थी वो घर की मातृशक्ति ही थी। भाई साहब, एक प्रश्न यहां बैठे हुए कई महानुभावों के मन में उठता होगा। एक फेक नैरेटिव चलाया गया था, अभी भी चलता है। कई बार ऐसा कहते हैं कि जो पुराना भारत था, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ था, स्वावलंबी था, आत्मनिर्भर था, उस पुराने भारत की जो इकोनॉमी थी उसमें इंक्लूसिवनेस नहीं थी। कुछ एक विशेष वर्ग या कुछ एक चंक ऑफ पीपल जिसे हम कहते हैं, वो लोगों ने ही पूरी इकोनॉमी को अपने हाथों में रखा हुआ था। तो ये प्रश्न कई बार
साहित्यकारों के सामने भी आते हैं, तो उसको, उस फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए आपका क्या विचार है कि पुराना भारत कैसा रहा होगा, उसकी इकोनॉमी कैसी रही होगी, उसमें कितनी इंक्लूसिवनेस थी, समाज के प्रत्येक वर्ग की उसमें क्या भागीदारी रही होगी? मुझे लगता है पुराना भारत या पुराना विश्व इंक्लूसिव अर्थव्यवस्था वाला था। आज जो आर्थिक विषमता इन पिछले 50-60 वर्षों में अधिक बढ़ी है और पिछले 20-30 वर्षों में आर्थिक विषमता पूरे विश्व में बढ़ी है। 1820 के पहले दुनिया के सबसे अमीर देश और सबसे गरीब देश, इनकी पर कैपिटा इनकम में 1:3 का ही अंतर था। आज वह 1:500 का अंतर है। यह राष्ट्रों के बीच में भी आर्थिक विषमता बढ़ी और हर एक देश में भी आर्थिक विषमता बढ़ी। ये मॉडर्नाइजेशन, और एक प्रकार से हम ये कहें कि भारत में स्वाधीनता के बाद समाजवादी समाज की रचना के नाम पर जो एक प्रकार से देश में लघु उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया, तो परिवार भी अपना कोई उद्योग चलाना है तो लाइसेंस लेना, लाइसेंस में जो भ्रष्टाचार होता था, तो इस सब के कारण एक, मैं उस विषय पे बाद में आऊंगा, सबसे पहले मैं पुराने उस पे आना चाहता हूं कि हमारे देश में एक तो सामान्य रूप से यह है कि हमारे यहाँ शायद सबसे हमारी अर्थव्यवस्था का आधार शूद्र था। शूद्र का संदर्भ माननीय बालमुकुंद जी ने भी दिया। हमारे यहाँ हर एक शब्द की उत्पत्ति है। हम कहते हैं शंकर, शम तनोतु इति शंकर है, संकटों से रक्षा करे वह शंकर है। इसी प्रकार से हम कहते हैं मंत्र, तो मननात् त्रायते इति मंत्र, तो संस्कृत के हर एक शब्द का एक व्युत्पत्ति है। शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति अथर्ववेद में आती है, श्रमस्य स्वेदेन उत्पादन रत एव शूद्रः। श्रम के स्वेद, अपनी मेहनत के पसीने से मूल्यवान वस्तुओं को उत्पादित करने वाला शूद्र कहलाता है। हमारे देश का माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर शूद्र था, और इसीलिए कामंदक नीतिसार का संदर्भ यहाँ भी आया, कामंदकीय का। कामंदक नीतिसार जो अर्थशास्त्र का ग्रंथ है, 4वीं सदी में लिखा गया है, उसमें लिखा है कि राजा जब नया नगर बसाए तो उसे शूद्र अधिक संख्या में बसाने चाहिए, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार की मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और वैश्य भी अधिक संख्या में होने चाहिए, वो उन वस्तुओं का व्यापार करके राजा को टैक्स चुकाते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय राज्योपजीवी हैं, राज्य को उनको वृत्ति देनी पड़ती है, नए राज्य में उनकी संख्या कम होनी चाहिए। तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था का आधार शूद्र था। उदाहरण के लिए आप लीजिए, चूंकि शूद्र इस देश का उत्पादक था, इसलिए मुस्लिम आक्रमणों के पहले 8वीं सदी से पहले इस देश में संपूर्ण उत्पादन तंत्र, इस देश चाहे वो चर्मकार हो, कंसेरा हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के खनक हो, ये सारे लोग संपन्न थे। और चूंकि ब्राह्मण का काम तो भिक्षा अर्जित करके गुरुकुल चलाना, क्षत्रिय का काम क्षतात रक्षति इति, क्षत्रिय समाज को क्षति से बचाए वह क्षत्रिय, वैश्य का काम व्यापार, वाणिज्य, कृषि, गोपालन, ये वैश्य के काम थे। संपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन का काम चूंकि शूद्र वर्ग का था और वही सबसे अमीर होता था, और इसलिए महाभारत में भी राजकीय अतिथियों का निवास और उनका भोजन शुश्रूषा आदि करने का काम शूद्र का होता था। महाभारत में अनेक श्लोक है, मैं केवल एक श्लोक संदर्भित करूंगा। स शूद्र संचित तपा जितेंद्रिय सुश्रूषुर तिथिम, अतिथियों की शुश्रूषा, सुश्रूषुर तिथिम तपा संचिन्नुते महत्, तो राजकीय अतिथियों की व्यवस्था। और इसीलिए हमारे वास्तु ग्रंथों में या पुराणों में भी जो वास्तु के श्लोक और अध्याय हैं, उनमें आता है ब्राह्मण की मकान नापने की डोरी कुशा की होती थी, ब्राह्मण से सूत्र दर्भजम, मोंजंतु तो क्षत्रिय से, क्षत्रिय का मकान नापने की डोरी मुंज की होती थी, कार्पासम च भवेद वैश्य, कपास की वैश्य की होती थी, स्वर्ण निर्मितम शूद्रस्य सूत्रम। तो मूल रूप से यह जो पिछले 1200 साल में जो लोग मतांतरित नहीं हुए, आप देखिए जब देवल पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और कहा कि सब लोग इस्लाम कबूल कर ले, मना कर दिया, तो 17 साल से ऊपर के सारे लोगों को कत्ल कर दिया, 17 साल के नीचे के सारे बच्चों को, युवकों को
किशोरों को और सारी स्त्रियों को गुलाम बना लो, उनको कनीज बना के उनकी नीलामी की गई, उनको बच्चों की भी नीलामी की गई, उनको गुलाम बना। तो ऐसा, और जो लोग हम देखते हैं औरंगजेब सवामन जनेऊ हर रोज अपने सामने ढेर लगाता था, फिर भोजन करता था। तो यह जो बड़ी मात्रा में, फिर जो लोग मतांतरित नहीं होते थे उनको हे काम देना, फिर अंग्रेजों यूरोपीय औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के माल आने लग गए, तो हमारे देश के सारे उद्यमी उद्यम विहीन हो गए। और इसके कारण अपने देश में यह जो है आर्थिक विषमता बढ़ने लगी। जैसे मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान के राजदूत थे, वो 6 वर्ष भारत में रहे। उन्होंने एक इंडिका नाम की पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने भारत की किस प्रकार से शूद्र वर्ग में समृद्धि थी, उसमें जातियों का वर्णन बालमुकुंद जी ने किया। उसमें उन्होंने जातियों के जो नाम लिखे हैं उनमें चर्मकार, चारमार, कंसेरा, खनिक, गणक, लिपिक, लेखाकार, यानी कि उसमें लिपिक को भी जाति कहा है, वो एक गिल्ड कह सकते हैं, और उसने चर्मकार को भी। तो हमारे यहाँ यह विभिन्न प्रकार की ऑक्युपेशनल गिल्ड्स थी जो कि उस समय थी। और इसलिए भारत में, संपूर्ण भारत में एक समृद्धि का बहुत अच्छा स्तर रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, वह हमारा प्राचीन काल में था। ये बाहरी आक्रमणों के बाद हमने देखा कि बुनकरों के अंगूठे कटवा देना अंग्रेजों के द्वारा, ये सारा उसके बाद का हमारे इतिहास में ये पराभव हुआ। अन्यथा भारत एक समरसतापूर्ण देश था, भारत आर्थिक दृष्टि से भी एक समता मूलक देश था, और हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपना खुद का काम करता था। और मुझे लगता है कि हमें वापस सब लोगों को योगक्षेम में जोड़कर और ये बनाना चाहिए। और एक, चूंकि थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका का संदर्भ आता है। अब देखिए हमारे यहाँ मेगास्थनीज लिखता है, भारत में धर्म की मर्यादा इतनी ऊंची है कि 2 राजाओं के अगर सैनिक युद्ध कर रहे हैं तब भी उनके आसपास प्रजा के लोग, पुरुष, स्त्री, बच्चे, किसान, व्यापारी आदि अपना काम यथावत करते रहते थे, क्योंकि धर्म कहता है एक सशस्त्र सैनिक दूसरे सशस्त्र सैनिक पर ही आघात कर सकता है, निहत्थी प्रजा चाहे शत्रु राजा की ही क्यों न हो, वह उनको उत्पीड़ित नहीं करते थे। अब देखिए उस समय की शिक्षा की बात, किसी भी राजा के सैनिक हैं, उन्हें इस धर्म का शिक्षण हुआ था कि उनको गैर सैनिक के ऊपर आक्रमण नहीं करना है, निहत्थे व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करना है। और पूरे भारतवर्ष की प्रजा में भी यह बात दृढ़मूल हो चुकी थी कि भाई ये सैनिक हैं, आपस में लड़ेंगे, हमें कुछ नहीं कहेंगे। यानी कि हमारा जो उस समय का एक प्रकार से धर्म पालन, यानी कि आचरण में मर्यादा पालन इतना अच्छा था कि समरसता, समता मूलकता, आर्थिक समावेश, ये सारे उस समय हमारे एकदम उत्कृष्टतम थे। ये जो बाहरी आक्रमण से नुकसान चूंकि उस समय भी हुआ, परंतु वो नुकसान अभी तक लोगों के मन के अंदर तक बैठा हुआ है। भाई साहब, एक नैरेटिव ऐसे चलता है कि हम लोगों की जो प्रोडक्ट क्वालिटी होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत करता है, अभी तो थोड़ा सा इसमें जरूर परिवर्तन आया है, परंतु लंबे समय से ऐसा देखा गया, ऐसा बताया गया कि हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं है। और इसलिए अपने यहाँ का युवा भी और अपने यहाँ के लोग भी सामान्य रूप से विदेशी ब्रांड्स को पहनने में, विदेशी ब्रांड्स को अपनाने में ज्यादा अच्छा समझते हैं, स्वयं के भारत के इंडिजिनस ब्रांड्स को पहनने में या उन्हें खरीदने में झिझकते हैं। एक ऐसे बोलते थे, 6 सिग्मा एक शब्द भी आता है, और ऐसा कहते हैं कि जापानीज कार जो होती है, व्हीकल्स, वो बहुत सेफ होते हैं। ऐसा एक हर क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ये सब चीजें ऐसी समाज के सामने रखी गई, और भारत का एक बड़ा वर्ग उससे दिग्भ्रमित भी हुआ। तो इस विषय में चूंकि हम सब जानते हैं कि हमारी ढाका की मखमल हो गई या फिर कश्मीर की पश्मीना शॉल हो गई, हमारे पास तो सब कुछ था ही, और हम उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते ही थे। तो ये पिछले जो 200, 300, 400, 500 सालों में जो ये परिवर्तन हुआ है, पुनः अपने लोग उस क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे
बना पाएंगे। वैसे तो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर समाज का भी उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, एक तो ये हमारे मन में भ्रम हो जाता है। पहनने की बात जहां तक कपड़े या जूते, तो मुझे लगता है कि दुनिया की सारे अच्छे ब्रांड, चाहे वो नाइक हो, एडिडास हो, चाहे वो जेड ब्लू हो, अपने कपड़ों को भारत में बनवाते हैं। हमारे यहाँ के ही जो सिलाई के बड़े बड़े उपक्रम हैं, आज भारत में करीब 2,70,00,000 लोग सिलाई के काम में लगे, कपड़े बनाने के काम में लगे हुए हैं। जो करीब 1,50,00,000 लोग तो डायरेक्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और 1,20,00,000 होम मेड गारमेंट्स बना रहे हैं, और वो बड़े बड़े ब्रांड यहाँ से ले रहे हैं। केवल वो अपने ब्रांड के विज्ञापन के आधार पर भारतीयों द्वारा निर्मित वस्तुओं को अपना ब्रांड लगाकर कर रहे हैं। सब पहली बात। आज जैसे जूते में हम कई बार बाटा की तरफ जाते हैं, लेकिन बाटा से ज्यादा अच्छा जूता लिबर्टी, और लिबर्टी भारतीय ब्रांड है। तो एक तो हमें यह दृष्टि बदलनी होगी कि भारतीय चीज है तो वो गुणवत्ता में कमजोर है। उदाहरण के लिए आपने कारों का भी उदाहरण दिया, तो जापानी सुजुकी की कारों से टाटा की कारें ज्यादा मजबूत हैं, ये टेस्ट में प्रूव हुआ। मूल बात यह है कि हम अनावश्यक विदेशी ब्रांडों की तरफ जाते हैं। एक दूसरा, कल सुभाष जयंती भी थी, और हम देखते हैं कि भारत ने स्वाधीन होते ही सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी अपनाने की बात कर दी, और लगभग 70, मतलब हमारे 1970 के दशक तक अपने देश में 40 प्रकार के उद्योग तो केंद्र सरकार ने अपने लिए आरक्षित कर दिया कि भाई हम इसमें किसी भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को अलाउ नहीं करेंगे। भारत को 1947 से 1981 तक 30,000 करोड़ रुपए का आयरन और स्टील इंपोर्ट करना पड़ा। लेकिन हमने कह दिया कि नहीं, आयरन और स्टील तो हम पब्लिक सेक्टर में बनाएंगे, बस पुरानी जो कंपनियां हैं वो चलती रहें, उनको भी हम एक्सपांशन नहीं करने देंगे, और नया कोई लाइसेंस आयरन स्टील में नहीं देंगे। तो हमारा कच्चा लोहा विदेश में जाता, आयरन स्टील बन के यहां आता। मान लो जापान की निप्पॉन कंपनी यहां से आयरन और ले जाती, आयरन स्टील बनाती, फिर हम खरीदते। 30,000 करोड़ रुपए का आयरन और स्टील हमने 1981 तक खरीदा। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वहां हुआ, टैक्स की रेवेन्यू वहां की सरकारों को मिलती थी, रोजगार वहां पैदा होता था। एक तो समाजवाद के नाम पर हमने 40 उद्योग तो सरकार के लिए आरक्षित कर दिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के माध्यम से। बाकी जैसा मैंने पहले कहा, हर उद्योग के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया, और लाइसेंस इतनी कम क्षमता का दिया जाता था कि वो उद्योग घरेलू मांग भी पूर्ति नहीं कर सकता था। मेरी आयु के जो लोग हैं उन्हें याद होगा, 3,500 रुपए का बजाज स्कूटर 10,000 रुपए में मिलता था, और कंपनी ज्यादा उत्पादन करती थी तो पेनल्टी लगाई जाती थी। साइकिल के टायर से लेके और स्कूटर, कार, ट्रक, हर चीज ब्लैक में बिकती थी। सीमेंट, शक्कर, हर चीज की शॉर्टेज थी। हम देश में नया लाइसेंस नहीं देते थे, बहुत कम क्षमता। यानी भारतीय उद्यमियों को घरेलू मांग जितना भी उत्पादन हमने करने नहीं दिया 1980 के दशक तक। तो इसलिए हमारी गुणवत्ता के ऊपर उसका दुष्प्रभाव हुआ। उदाहरण के लिए जिस समय हमने, और उसके बाद हमने क्या किया, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के नाम पे विदेशी कंपनियां आओ और हमारे देश के उद्यमों का अधिग्रहण किया। तो क्या हुआ कि पहले भारतीय उद्योगों को हमने घरेलू मांग जितना भी उत्पादन नहीं करने दिया, और फिर ग्लोबलाइजेशन के नाम के विदेशियों को आमंत्रित किया। उदाहरण के लिए जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो हमारे यहाँ 2 सबसे बड़ी जो साबुन बनाने की कंपनियां थी, टाटा ऑयल मिल्स कंपनी और गोदरेज सोप्स। किसी की भी बिक्री 350-500 करोड़ से ज्यादा नहीं थी। अब उस समय हमने कहा विदेशी कंपनी आए, तो यूनिलीवर आई जिसकी 1.5 लाख करोड़ की साल की बिक्री, 14,000 करोड़ रुपए का R&D का बजट, तो उसने टाटा ऑयल मिल्स कंपनी उन्होंने बेच दी, लकमे बेच दी। तो क्या हुआ कि हमने पहले अपने देश में उद्यमियों को स्वतंत्रता नहीं, अगर हमने भी अपने यहाँ देश के उद्यमियों को स्वायत्ता दी होती तो हम वर्ल्ड क्लास एंटरप्राइजेज हमारे पास होते। उसके उपरांत भी हमने आज हम देखें तो करीब करीब दुनिया के चाहे जो उद्योग हों उनमें ज्यादातर भारतीय हैं। उदाहरण के लिए आप लीजिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर होता है ERP सॉफ्टवेयर, और ERP में सारी कंपनियां विदेशी हैं, लेकिन काम करने वाले 80% लोग भारतीय हैं।
तो एक इकोसिस्टम जो प्रोवाइड करना होता है वह इकोसिस्टम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि अगर हम मेड बाय भारत वस्तुओं को अपनाएंगे तो हमारे देश के उद्यमों की गुणवत्ता बढ़ेगी, उनका ट्रेड टर्नओवर बढ़ेगा। दूसरी बात इसमें यह भी है, हमारे देश में हम देखते हैं बड़ी संख्या में गरीबी रेखा से नीचे भी लोग रहते हैं, तो हमारी प्राइस सेंसिटिविटी भी है। हम मतलब जो है थोड़ा सा कम कीमत का वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो फिर जितनी कीमत देंगे वैसी वस्तु मिलेगी। और बड़ी संख्या में हमारे यहाँ लोग जो उस क्वालिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते जो विदेशी ब्रांडों की है, एक सीमित वर्ग वह अपना प्रतिष्ठा सूचक उसमें। अब कई लोग हैं, सब हमारा एक कैलिफोर्नियन राइस है। अब मुझे लगता है कि भारत जैसा बासमती जैसा सबसे बढ़िया राइस है, लेकिन लोग ये प्रतिष्ठा सूचक वो करते हैं कि ये कैलिफोर्नियन राइस है ये। तो विदेशी वस्तुओं का एक अनावश्यक हमारे दिमाग में यह एक भ्रम फैला हुआ है। और मुझे लगता है कि आज हम 80% जूते का पॉलिश चेरी का खरीदते हैं, रैकेट एंड कॉलमैन अमेरिकन कंपनी का। मैं यहाँ पूछूं तो आधे लोगों को शायद भारतीय ब्रांड जूते के पॉलिश का रॉबिन है नहीं पता होगा, गेही है नहीं पता होगा। अब अगर हम उनको खरीदेंगे, और मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि 1/3 कीमत का रॉबिन किसी भी स्थिति में चेरी से घटिया नहीं है। बल्कि 1993 में जो अपना स्वदेशी का अभियान चला, मेरे पास पड़ोस में चेरी ही मिलता था, तो मैंने 3 बच्चों की जेब में 10-10 रुपए डाल दिए और कहा कि रोज इन सारी दुकानदारों के यहाँ घूमो, 8-10 ही दुकानदारों के यहाँ पूछो रॉबिन पॉलिश है, रॉबिन पॉलिश है, गेही पॉलिश है। तो दुकानदारों को लगा कि मेरे 5-6 दिन से कई ग्राहक जा रहे हैं, तो वो दुकानदार चेरी की 10-10, 20-20 डब्बियां लेके रख दी। एक दो दुकानदारों ने उस पॉलिश को काम लिया, तो फिर वो जो ग्राहक आता उसको कहते भाई साहब वो चेरी 35 रुपए की है, ये 9 रुपए की रॉबिन भी वैसी है, उससे मैंने पॉलिश करके देखा, आप ये ले जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि 9 रुपए और 35। अब उसके बाद तो मैंने चेरी कितने की आती है खरीदी नहीं, लेकिन मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम भारतीय प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो हमारे उस उत्पादन अनुभव से उनका गुणवत्ता पूरी दुनिया में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज आवश्यकता इस बात की है। आज हम बल्ब या ट्यूबलाइट लाते हैं, फिलिप्स क्यों लाते हैं, मुनाफा हॉलैंड, बजाज, सूर्या, विप्रो, बहुत सारे हमारे यहाँ ब्रांड है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अगर जो है भारत में उच्च गुणवत्ता के उत्पाद और उच्च गुणवत्ता के उत्पाद बनाने वाली बड़ी अगर कंपनियां और बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये सारी हम बनाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा इस प्रश्न में एक बात और जोड़ दूं। कई लोग मानते हैं कि प्राचीन काल में शायद ये कंपनियां और कोऑपरेटिव सोसाइटीज और पार्टनरशिप्स और ये तो हम जानते ही थे, हम आदिम युग में थे। अब प्राचीन जैसे व्यवहार मयूख है या बहुत सारे ग्रंथों में आप पढ़िए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी वहां विकल्प है संभू या समुत्थान। संभू यानी मिलजुल कर, समुत्थान यानी वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती थी। संविधान, ऐसे कंपनी फॉर्म और उस सबके वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारे आते हैं। पार्टनरशिप एक्ट का से ज्यादा उन्नत संविधान के विधान मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आज उसके उपलब्ध हैं। आज पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि पार्टनर्स सर्वसम्मति से ही निर्णय ले सकते हैं। प्राचीन हमारे संविधान के विधान में लिखा हुआ होता था कि अगर पार्टनर्स बहुमत से निर्णय लेते हैं उससे लाभ होता है तो अच्छा, लेकिन उससे घाटा होता है तो जो अल्पमत जिन्होंने उसके पक्ष में मत नहीं दिया था उनको कंपेंसेट करना होगा। ज्यादा मतलब विविधतापूर्ण हमारे ये विधान रहे हैं। और आज जो हम कहते हैं कि सब मल्टीनेशनल कंपनियां पूरी दुनिया में उनका मतलब जो है वो होती है ब्रांचेस, आप वेदों को ठीक इंटरप्रिटेशन करिए। वेदों में कई सारे मंत्र है, केवल एक मंत्र को मैं यहां जरूर संदर्भित करना चाहूंगा। एक मंत्र है यजुर्वेद में, इमाम अग्न इष्टका धेनवः संत्वेका च दशंच दशंच शतंच शतंच सहस्त्रंच, इस प्रकार से लंबा है, जिसका अर्थ यह है कि मैंने यहां वहां अनेक असंख्य स्थानों पर मेरा इष्ट साधन करने वाली, इष्ट का यानी मेरा इष्ट साधन करने वाली पूंजी लगा रखी है। वह पूंजी 10 गुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी, लाख गुनी, करोड़ गुनी, अरब गुनी, खरब गुनी, पदम नील तक उसमें आता है। सत्वा मुत्रा मुष्मिन लोके, अंत में वो श्लोक ऐसे समाप्त होता है, लंबा है। तो मैंने यहां वह दुधारू गाय की तरह निरंतर बढ़ के 10 गुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी, लाख गुनी मेरी यह इष्ट साधन करने वाली जो भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाई हुई पूंजी है वह।
अब यहां मैं एक बात यहां धेनु शब्द गाय के लिए नहीं है, प्रॉफिट बियरिंग कैपिटल के लिए है। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप है अमेरिका का, बीसीजी, वो पूरी दुनिया भर में उनके कंसल्टेंट्स हैं। उस बीसीजी ने भी किसी एक, मान लो टाटा ग्रुप में 80 कंपनियां, अब 80 कंपनियों का विश्लेषण करना है तो उसको बीसीजी मैट्रिक्स के लोग करते हैं। उसमें सबसे पहली कैटेगरी रखी है उन्होंने कैश काउ, दुधारू गाय, उसके बाद कहा है स्टार्स, उसके बाद कहा है क्वेश्चन मार्क्स, उसके बाद कहा है डॉग्स। यानी कि वहां पर कैश काउ यानी वो कंपनी जिसमें बिना किसी अतिरिक्त पूंजी लगाने के वो निरंतर दूध दे। वैसे ही गाय को एक बार खरीदने में आपको पूंजी लगानी है, उसके बाद वो दुधारू गाय निरंतर आपको आय देती है, तो वहां वह जो है धेनु शब्द प्रॉफिट बियरिंग कैपिटल के लिए है। और हमारे यहाँ वेदों में करीब 500-600 शब्द ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार के ऐसे आर्थिक शब्दावली, आज के आधुनिक अर्थशास्त्र में जितने शब्द हैं उससे ज्यादा शब्द वहां हमको पाए जाते हैं। और इसलिए मुझे ये लगता है कि हमारे प्राचीन वांग्मय को भी ठीक से अध्ययन करने की आवश्यकता है। और हमारे देश की वस्तुओं की गुणवत्ता इतनी अच्छी रही है, और हमारे यहाँ तो जैसा मैंने शब्द की बात कही ना, हर एक शब्द में गुणवत्ता मूलक और हमारी टेक्नोलॉजी छिपी हुई है। जैसे उदाहरण के लिए भारत ने अधिकांश जो पैसा कमाया है जिंक के एक्सपोर्ट से कमाया है। जिंक के लिए हमने शब्द बनाया संस्कृत में यशद। 2000 साल पहले जस्ता बनाना कोई नहीं जानता था, हम एक्सपोर्ट करते थे, केवल भारत के लोग। हम 4000 साल पहले भी जानते थे। यास्क के निरुक्त में भी यशद शब्द की व्युत्पत्ति है। जस्ता क्या होता है, 910 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए 910 डिग्री पे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसलिए हम जानते थे कॉपर के माध्यम से जस्ते को एक्सट्रैक्ट किया जाए, तो उन्होंने यशद शब्द की व्युत्पत्ति बताई, ताम्रः यश प्रदायते इति यशद, जो ताम्र को यश देता है वो यशद। यानी पूरी मेटलर्जिकल केमिस्ट्री इसमें छिपी हुई है। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान में हम बहुत आगे थे। मैं एक बहुत थोड़ा सा आप सबको बहुत ही अचंभित करने वाला लगेगा। 2012 में क्लाइमेट चेंज पर पूरी दुनिया के 125 देशों के वैज्ञानिक इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा ये धरती पे वर्षा होती है, उस वर्षा होने के लिए जो आर्द्रता चाहिए, रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी चाहिए, उसमें से 40% वन फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं और 60% ओशंस कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि वन जो है, हम वन शब्द के लिए मानते हैं कि वन का मतलब बेतरतीब फैले हुए पेड़ पौधे, ऐसा नहीं है। 40 यानी कि धरती पे वर्षा करने के लिए, रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी प्रोड्यूस करने के लिए दूसरा स्थान वनों का है। यास्क ने 4000 साल पहले वन शब्द की उत्पत्ति बताई, वन्यते याचते वृष्टि प्रदायते इति वनाः, प्रकृति से वृष्टि की मांग करने वाले को वन कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब हमारे प्राचीन वैदिक और पौराणिक वांग्मय की शब्दावली को ठीक से इंटरप्रेट करके तो हम प्राचीन भारत में जो समरसता, जो गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन, जैसे यशद का मैंने उदाहरण दिया, तो यह जो हमारा एक उन्नत चिंतन रहा है।